Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So ये वीडियो MED 008 जून 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने MA पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स या फिर जो गेस्ट पेपर्स हैं हमारे स्कॉलरली माइंड्स चैनल के उन्हें परचेज नहीं किया है तो आप मेरी स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को एट अ डिस्काउंटेड प्राइस परचेज कर सकते हैं। सो नाउ गाइस, इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ओके, उन क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन इजीली हो सके। अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे आई जो भी वीडियोस आने वाले हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज हुआ है थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। तो हम सभी जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का आसान भाषा में क्या मतलब होता है, जिसके अंदर विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, किस तरीके से जुड़ जाती हैं, उनके बीच में व्यापार लेन देन ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, लोगों का आना जाना यानी कि माइग्रेशन पलायन ये सब बढ़ जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से क्या है, पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट कर देता है। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब हम एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को समझ लें। तो क्वेश्चन ने पहले आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको एक वर्ड मिल गया तो आप पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन आप बताएंगे कि किस तरीके से उसका नेचर जो उसकी प्रकृति है वो बदल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम इस आंसर में नोट डाउन लिखेंगे। देन टेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल रहा, टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया, ट्रेड का क्या रोल रहा। ठीक है, इन तीनों को डिस्कस करते हुए फाइनली एक चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे एक टॉपिक हम लिख देंगे। तो आप देखते हो कि आंसर आपका काफी लॉन्ग होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके आंसर में फुलफिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको अच्छे मार्क्स लेने से जब कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम यहाँ पे इसका आंसर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एकदम आसान भाषा में जैसे मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन है। ठीक है, देश की जो अलग अलग इकोनॉमीज जिसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, सोसाइटीज जो हमारे समाज हैं, और कल्चर जो हमारी विभिन्न संस्कृतियां हैं, उन सभी का एकीकरण हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इन सब तरीकों से कनेक्ट हो रखी हैं। और ओवर टाइम हम क्या देखते हैं, उसका नेचर चेंज हुआ है ड्यू टू एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से काफी, मतलब एक बेसिक सी ही चीज है कि आज जो दुनिया बदल रही है वो क्यों बदल रही है, उसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो आई होप कि आप इतना समझ गए हो कि ग्लोबलाइजेशन का आखिर मतलब क्या होता है। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ आप बस उतना सुनते रहो। ठीक है, आपको समझ आता रहेगा क्योंकि मैं बायलिंगुअल बोल रही हूँ और आजकल सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज आपकी यही है, हिंदी इंग्लिश जो हम मिक्स करके बोलते हैं। नाउ टेक्नोलॉजी के रोल की बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो काफी फास्ट हुआ है, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल फोन, इन सब ने कम्युनिकेशन को इंस्टेंट बना दिया और ग्लोबल बना दिया। आज हम विश्व में कहीं भी बैठे हों, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाकर। ठीक है, तो इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसी तकनीकों ने संचार को त्वरित त्वरित यानी इंस्टेंट, ग्लोबल यानी कि वैश्विक बना दिया है, और लोग आसानी से देशों के बीच जुड़ सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या आ गया, आपका कम्युनिकेशन आपका गाइस फास्ट हुआ है, तो फास्टर कम्युनिकेशन। देन इकोनॉमी, जो आपकी पूरी इकोनॉमी है वो क्या हुई है, डिजिटल हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब बढ़ा है। कंपनीज आई हैं, बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स हो गया। तो विदाउट फिजिकली आए हुए भी हम काम कर सकते हैं किसी भी बाहर के देश की आईटी कंपनी में।
कॉस्ट अब कम हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ये सब कम हुआ है, और जिसकी वजह से ओवरऑल ग्लोब में जो ट्रेड है वो काफी फास्ट एंड हमारा एफिशिएंट है। सो ये 3 पॉइंट आप समझ गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझाया एंड देन हमने टेक्नोलॉजी के रोल को डिस्क्राइब कर देना है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, उससे हमारा संचार काफी बढ़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटल हो चुकी है, हमारी लागत में कमी आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड की, कि जो हमारा व्यापार है उसकी क्या भूमिका रही है। सो ओवरऑल जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल एग्रीमेंट। तो उदारीकरण और वैश्विक समझौतों के कारण व्यापार में जो बाधाएं हैं अब वो कम हो गई हैं। जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को, पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करने लगे हैं। कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज, और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ा है। जैसे कि कुछ ऐसे देश होते हैं ना कि वो किसी एक चीज में विशेषज्ञता वहां के लोगों को प्राप्त होती है, तो वो उसी एक गुड को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। या कहीं की जमीन कैसी है, वहां पे कुछ ऐसी चीज उग सकती है। अब जैसे कि मान लो कि हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, तो वहां से हमें ऑयल के जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते रहे, तो अपना जो भी उनका स्पेशलाइजेशन है उसी के अंदर वो आगे विशेषज्ञता अपनी बढ़ा रहे हैं, उसी में ही व्यापार कर रहे हैं। तो सबसे पहला, ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ा है। ठीक है, मतलब जो पूरा ग्लोबल ट्रेड है उसका विस्तार हुआ है, और पहले से ज्यादा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उनका आदान प्रदान होने लग गया है। जो कंट्रीज हैं वो गुड्स को स्पेशलाइज करते हैं जिसमें उनको काफी एडवांटेज होता है। इसके बाद वैश्विक बाजार की बात करें, सो प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कंट्री आर इजीली अवेलेबल इन अदर कंट्रीज। सो एक देश के उत्पादन आसानी से दूसरे देश में भी उपलब्ध हो जाते हैं। कंज्यूमर्स के पास आज के समय में बहुत सारी चॉइसेस हैं, और बेटर क्वालिटी के गुड्स भी हमें मिलते हैं। तो ट्रेड की वजह से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मैं बात करूंगी वो क्या है, एक तरीके का जो ग्लोबल मार्केट है ना दोस्तों, ग्लोबल मार्केट क्रिएट हो चुका है। ये तो हमें पता ही है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इजी ही लिया है, और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो आपने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, देन आपने टेक्नोलॉजी का रोल, उसके बाद ट्रेड का रोल आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब किस तरीके से जो है इसकी प्रकृति बदल रही है। ओके, सो प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। तो उत्पादन को विभिन्न देशों में अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। इससे देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ती है। अब ऐसा होता है ना कि कई बार जो पूरा एक चेन क्रिएट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ भी मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। ओके, सो मेरे प्रोडक्ट में कुछ स्टेप होंगे, पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला पहला स्टेप मेरा चाइना में हो रहा हो, फिर दूसरा मेरा इंडिया में हो रहा हो। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, एक चेन क्रिएट की हुई है। उत्पादनों की क्या करी हुई है दोस्तों, श्रृंखला बना रखी है। और ये श्रृंखलाएं कैसे पॉसिबल हो पाया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है। और जिसकी वजह से जो नेशंस हैं उनके बीच में क्या बढ़ गई है, अब इंटर डिपेंडेंस। ठीक है, देशों के बीच में इंटर डिपेंडेंस भी बढ़ गई है। फिर हमारी सर्विसेज का भी विकास हुआ है, जैसे कि आईटी सर्विस, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारा। फिर हमारे कल्चर का आदान प्रदान हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक देश का कल्चर दूसरे देश में जा रहा है, उनका लाइफस्टाइल, उनके आइडियाज को मतलब दूसरे देश में कॉपी किया जा रहा है। और इंटरडिपेंडेंस, देशों के बीच में जो आपसी निर्भरता है वो भी बढ़ चुकी है। Countries depend on each other for the goods and the services and for the technology, and this make the global economy more connected. तो हम क्या देखते हैं ओवरऑल कि इससे हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक जुड़ी हुई बनती है। ओके, तो यहाँ पे आपको चारों चीजें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने वैश्वीकरण का नेचर अब बदल चुका है। ओके, देन आप फाइनली क्या लिखोगे, एक कंक्लूजन प्रोवाइड करोगे। कंक्लूजन में क्या आएगा, दैट ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम फास्टर, मोर डिजिटल एंड मोर इंटरकनेक्टेड ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। तो नई टेक्नोलॉजी और नए नए व्यापार की वजह से जो वैश्वीकरण है वो काफी फास्ट हो गया है, डिजिटल हो गया है, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। और इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ो ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे वो सारे आपको हमारे उस चैनल पे भी मिलते रहेंगे। और जब मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊंगी आपके एग्जाम से पहले तो उनके लिंक आपको मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है ठीक है उस पर मिलेगा। तो लिंक कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं। डिस्क्राइब एनी टू एग्जाम्पल्स विच शो द रोल ऑफ इंडियन जुडिशियरी टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण की रक्षा में इंडियन जुडिशियरी जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है उसकी भूमिका आपको बतानी है कि न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कोई दो केसेस के बारे में आप बताओगे जहां पे न्यायपालिका ने प्रोटेक्ट किया हो। तो सबसे पहले हम इसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि इंडियन जुडिशियरी का क्या रोल है। ठीक है, रोल ऑफ इंडियन जुडिशियरी। सो हम देखते हैं कि जो हमारी जुडिशियरी है दोस्तों वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है ना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वगैरह जो डाली जाती हैं और बड़े बड़े जो जजमेंट्स हम देखते हैं उनके द्वारा। तो भारतीय न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई है। इट हैज इंटरप्रिटेड द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब आप सभी को पता होगा कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो क्या है दोस्तों? राइट टू लाइफ है। ठीक है, और उसी के अंदर राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को इंक्लूड किया गया है। तो ये भी एक तरीके का आपका लैंडमार्क जजमेंट ही हो जाता है क्योंकि राइट टू लाइफ ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट में आता है। ओके, फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि जब जुडिशियरी ने फायर क्रैकर्स के ऊपर जब एयर पॉल्यूशन की वजह से बैन लगाया था तो वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए ही है। तो एयर पॉल्यूशन लेवल जैसे कि दिल्ली में जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उस टाइम पे क्या करा था जुडिशियरी ने? बैन कर दिए थे पटाखे। तो द सुप्रीम कोर्ट imposed restrictions and partial ban on the firecracker. It allowed only eco-friendly और green crackers. So वहां पे हमने कौन से क्रैकर्स देखे थे कि अगर आपको क्रैकर्स चलाने हैं तो यू हैव टू बाय ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखों की अनुमति दी। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? इससे हुआ ये कि जो एयर पॉल्यूशन का लेवल है जो फेस्टिवल के टाइम पे ड्रास्टिकली बढ़ जाता था वो थोड़ा बहुत कम हुआ था। बट अगर मैं बात करूं ग्राउंड लेवल की तो इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं था, लोग कहीं ना कहीं से पटाखे ले ही आए थे। बट लोगों का हम अपने आंसर में जुडिशरी के रोल के बारे में बताएंगे कि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी और लोगों को अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जागरूकता लोगों के अंदर जागी थी, जिम्मेदारी जागी थी। ठीक है, तो पहला समझ गए आप लोग? पहला आप ये वाला एक केस बता देना बैन ऑन फायर क्रैकर वाला, और दूसरा आप बता देना गंगा पॉल्यूशन केस जो MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया का है। सो रिवर गंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी थी इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ऑर्डर दिया था कि गंगा के किनारे प्रदूषण फैलाने वाले जो भी उद्योग हैं, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो गंगा में पॉल्यूशन फैला रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। और इसने उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का भी निर्देश दिया था। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को लगाना जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। सो ओवरऑल ये जो केस है इसने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। तो नदी के अंदर और एक एयर पॉल्यूशन का केस आप ये बता सकते हो। अगर आपको कोई और केस पता है तो आप वो बता सकते हो उसकी जगह पे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जुडिशरी का रोल बता दिया है कि जुडिशरी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह और अपने लैंडमार्क जजमेंट्स के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन फाइनली आप बताओगे कि जो इंडियन जुडिशरी है वो आज भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है अपने जजमेंट्स के माध्यम से और यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो सतत विकास आपको पता ही होगा, MED 2 के अंदर हमने पढ़ा है, MED 002 की एक वीडियो भी डाली हुई है मैंने। तो पता है क्या, अब चैनल पे काफी सारे वीडियोस हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, तो जैसे ही मतलब एग्जाम आएगा ना तो एग्जाम में 2-4 दिन रह जाया करेंगे
तो हम कंप्लीट जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वहां पे डाल दिया करेंगे, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फिर आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पे आपको 1992 का जो अर्थ समिट है उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से उसने एनवायरमेंट को एक इंटरनेशनल एजेंडा के तौर पे एनवायरमेंट को इंटरनेशनल एजेंडा बनाया। ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइम था जब एनवायरमेंट अलग अलग कंट्रीज का अपना अपना मुद्दा होता था, लेकिन हम देखते हैं कि 1992 में जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा एनवायरमेंट है वो अब एक ग्लोबल लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेगा, क्योंकि अब हर कोई उसके बाद सिर्फ एनवायरमेंट की ही बात करेगा। ठीक है, सो क्या है 1992 का अर्थ समिट, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, एंड दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियो समिट 1992 अर्थ समिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यह वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, किस वजह से महत्वपूर्ण था? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंट के जो इश्यूज हैं, ध्यान रखो, ठीक है, जो हमारा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के इश्यूज को अब कहां पे डिस्कस किया जाएगा? इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाएगा, और इसकी शुरुआत कर दी गई थी 1992 के अर्थ समिट के द्वारा। ठीक है, इट ब्रॉट टुगेदर वर्ल्ड लीडर्स, गवर्नमेंट एंड योर ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो 1992 में क्या कहा गया कि अब जो बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स हैं, जो भी सरकारें हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी मिलकर काम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये जो समिट था इसके कुछ आउटकम्स निकलते हैं। क्या क्या आउटकम निकले, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो उभर के सामने आई जिन्हें किया जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज आई जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21। ठीक है, सो एजेंडा 21 क्या है गाइस? ये आपका एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। ठीक है, ये एक प्लान है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हर एक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। सो एजेंडा 21 वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना थी। ठीक है, कार्य योजना थी, और इसने ही विभिन्न देशों को क्या करा? एनकरेज यानी कि प्रेरित किया कि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज को बनाएं, यानी कि जो सरकार है वो इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करे जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हो। फिर इसके अंदर एक रियो डिक्लेरेशन आया। रियो डिक्लेरेशन के अंदर कुछ एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या आए थे? प्रिंसिपल्स। ओके, सो रियो घोषणा ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए सिद्धांत निर्धारित किए। इट एम्फेसाइज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारियां। हम सभी की जिम्मेदारियां क्या हैं? साझा है पर्यावरण को लेकर, पर सबकी अपनी अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या आता है? क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन होता है, फिर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। सो द समिट लीड टू द एडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूएन के अंदर एक नए फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया उसके बाद, जिसे हम कहते हैं UNFCCC। इट एम टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड टैकल द क्लाइमेट चेंज। और इसका क्या काम था? क्लाइमेट चेंज को रोकना, ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को रोकना। तो देखो, समझ पा रहे हो? सबसे पहले आपको 1992 अर्थ समिट क्या है थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दोगे, देन आप इसके जो मेन आउटकम्स हैं, ठीक है, इसके क्या क्या मुख्य परिणाम हुए, आप उनके बारे में लिख कर आओगे, जैसे कि आपका एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, UNFCCC, एंड देन एक जो कन्वेंशन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन किया गया विभिन्न देशों के बीच में कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी जैव विविधता है, जिसमें सभी जीवित प्राणी, पशु पक्षी, पौधे सब आ जाते हैं, ठीक है, उन सभी को कंजर्व किया जाएगा, और सस्टेनेबल जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सतत उपयोग किया जाएगा। एंड ओवरऑल फोकस किया गया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फेयरली शेयर भी
किया जाएगा। अब बात आती है कि ये एक लैंडमार्क है। 1992 का रियो समिट एक लैंडमार्क है। क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पहली बार दुनिया में एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को सेंट्रल इशू इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे ही बनाया गया था। और यहाँ पे चर्चा की गई थी कि क्यों आज के समय में जो पर्यावरण के जो हमारी समस्याएं हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अर्जेंट है। द समिट एस्टेब्लिश दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मस्ट गो टुगेदर। तो इस समिट ने क्या इंश्योर किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है दोनों साथ साथ आगे बढ़े। दिस प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी प्रमोट किया गया। ठीक है, नाउ इट एनकरेज द कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज टू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इसने पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए देशों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया। जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनसे भी वर आस्क्ड टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। उनसे कहा गया कि जो छोटे देश हैं आप उन्हें सपोर्ट करो कि वो भी अपने यहाँ पे पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व कर पाए। कानूनी और संस्थागत ढांचे में परिवर्तन किए गए थे। तो इस सम्मेलन के कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। इसने वैश्विक पर्यावरणीय शासन को मजबूत किया। सो ये सारे चार जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है कि 1992 का जो हमारा अर्थ समिट है वो एक मील का पत्थर क्यों है, वो हमारे लिए एक लैंडमार्क कैसे है। ठीक है गाइस, नाउ फाइनल कंक्लूजन आप लिखोगे हर एक आंसर में वही कि 1992 का जो समिट है वो एक टर्निंग पॉइंट था। इसने जो भी एनवायरमेंट कंसर्न्स थे उनको उठाया और ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग के सेंटर पे था। एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए इसने एक नींव तैयार की। इसके बाद आपका फाइनल क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में करेंगे, इसके बाद मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगी। मुझे पता है कि आप लोगों के 8 एग्जाम्स हैं और आप सभी बहुत ही ज्यादा वरीड हो, बट आप टेंशन मत लो, मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगी आपके एग्जाम से पहले पहले ही। और उसके अलावा जो मेरे ओल्डर वीडियोस हैं आप उन्हें जरूर देख लेना जब तक। ठीक है, तो वैश्वीकरण के पर्यावरण पर किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो हमारे एनवायरमेंट पे पड़ा है। ठीक है, तो आपको कोई 5 प्रभाव बताने हैं जिससे कि ये साबित हो सके कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, सो फर्स्ट वही इन शॉर्ट आप एक्सप्लेन करोगे ग्लोबलाइजेशन वही कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के बढ़ते एकीकरण से है। इसके प्रभाव सकारात्मक भी रहे और नकारात्मक भी रहे एनवायरमेंट पे। तो जैसे कि इसकी वजह से हमने थोड़ा सा पॉल्यूशन देखा क्योंकि हमें ग्लोबल डिमांड्स को पूरा करना था। तो वैश्वीकरण के कारण वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने तेजी से क्या करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, जिसकी वजह से हमें पॉल्यूशन हर एक लेवल पे, एयर वाटर एंड सॉइल हर लेवल पे देखने के लिए मिलता है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का क्षय हो गया। तो क्योंकि उनका यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डिप्लीट होंगे ही। तो उत्पादन और उपभोग में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ है। और ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे जैसे कि कोल, ऑयल, मिनरल, इन सभी को हमने बहुत ही रैपिडली यूज किया। तो अभी हम क्या देखते हैं फिलहाल कि अब ईवी कल्चर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी लोग यूज कर रहे हैं और मतलब हर एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अब बढ़ रहे हैं। और फाइनली इसने क्या किया कि जलवायु को पूरा परिवर्तित कर दिया। तो जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कि CO2, ये सारी गैसेज कौन सी गैसेज होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर। तो क्या होता है कि जब ये गैसेस बढ़ जाती हैं तो जब सन की रेस पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि CO2 की वजह से जो हीट है वो धरती पे ही रह जाती है। और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ क्योंकि हमने इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दिया। जो भी जंगलों में रहने वाले प्राणी थे उन सभी के जो इकोसिस्टम थे उनके घरों को नुकसान पहुंचाया। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो आज के समय में अब क्या हो गई, फिर विलुप्त हो गई। कुछ स्पीशीज के आप एग्जाम्पल्स बता सकते हो जो विलुप्त हो चुकी हैं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि दूसरे बच्चे भी देख सकें। ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो।
फिर वेस्ट कितना जनरेट हुआ है। आजकल हम देखते हैं कि कितने कचरे के जो ढेर है हमें हमारे आसपास देखने के लिए मिलते हैं। तो वैश्वीकरण वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाता है, और जिससे कि जो कचरा है वो बहुत बढ़ रहा है, और आज के समय में ई वेस्ट भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है एंड दैट रिक्वायर्स द केयरफुल मैनेजमेंट। तो वैश्वीकरण के पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है जिनका सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतत उपाय आवश्यक भी होते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको यूट्यूब पे सजेशंस में ही दिख जाएंगे। ओके।